जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और उसके लिए हम रेगुलर एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं जिसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के। ठीक है, आज हमारा 5वां टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन होंगे और आपको बता दें कि आप कमेंट जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और अच्छा लगे तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें दोस्तों कि अगर आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी हिंदी की 12 घंटे की तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। उसी में सारे हमने पुरस्कार भी डाले हैं। ठीक है, और पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए 81 से लेकर के 120 तक देखेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है। सृष्टि का विलोम क्या है? सृष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों? आपको पता होगा सृष्टि मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रचना करना। ठीक है, किसी चीज़ को बनाना। तो उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रलय। प्रलय मतलब उसको तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, ये चीज़ समझ सकते हैं एक तरीके से दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका प्रलय, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाली किस धर्म की भाषा थी? आपको पता होगा कि जो पाली भाषा थी दोस्तों, आपको पता होगा किसकी थी? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध द्वारा दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इसी पाली भाषा में ही इसका प्रचार प्रसार किया था और इसी भाषा में उनके जो पिटक है दोस्तों, त्रिपिटक हैं, उनकी भी रचना पाली भाषा में की गई थी। अगर बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने दोस्तों कौन सी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था? प्राकृत भाषा। ठीक है, और सिख गुरु तो इन्होंने दोस्तों जो आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाने वाली पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, और वैदिक धर्म में दोस्तों वैदिक भाषा थी कौन सी? संस्कृत थी। तो हम चारों ऑप्शंस को बता दिए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जैन धर्म ने कौन सा प्राकृत भाषा को अपनाया था? जो इनके गुरु थे महावीर स्वामी। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये सही है, पाली भाषा। ठीक है, और पाली भाषा दोस्तों प्रथम देश भाषा भी है। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम देश भाषा कौन सी, समझिएगा, देश भाषा। ठीक है, तब आप क्या बताएंगे? पाली बताएंगे। अगर वहीं पूछ ले प्रथम देश देव भाषा, देखिए देश और देव में फर्क है, देव भाषा, तब आप संस्कृत बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? कौन सी ध्वनि क्या है दोस्तों? सघोष ध्वनि है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी दोस्तों? हा हो जाएगी हमारी सघोष ध्वनि। बाकी सबके सब क्या है, इस तीनों के साथ साथ क्या है, अघोष है। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, हा को हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। और ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सभी के सभी अगर बात करें चारों कौन से व्यंजन हैं, तो दोस्तों ये आपके उष्म या संघर्षी व्यंजन है। क्या है? उष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इनको, और इनकी संख्या 4 है और ये चारों ऑप्शंस वाले राइट हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला है लड़की जाए। इस वाक्य में काल कौन सा है? इस वाक्य में कौन सा काल है, इसको आपको बताना है कि लड़की जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों कौन सा काल होगा, आपको पता है, होगा तो भूतकाल होगा, मगर कौन सा होगा ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें कि यहां पर क्या होगा, आपका संभाव्य, देखिए ये जाए, ठीक है, जाए, ये देखिए ये वाला है दोस्तों, इसलिए यहां पे क्या होगा, आपका भूतकाल नहीं होगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। क्या? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, लड़की जाए। ठीक है, ठीक दोस्तों, देखिए जाए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों लड़की जाए, ये मतलब बात की जा रही है, लड़की जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं ये क्या है दोस्तों, भविष्य काल की बात की जा रही है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए वर्तमान काल में आपको पता होगा, इसमें आपको जो काम चल रहा होता है वो होता है दोस्तों, और सामान्य भूतकाल आपको पता है इसमें क्या होता है, या। ठीक है, या आएगा, इससे राम गया, सीता गई, है ना, तो इस तरीके की चीज होते हैं तो इसमें तो ये हो जाता है आपका दोस्तों सामान्य भूतकाल। चलिए अगला देखते हैं, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। आपको पता है दोस्तों कि जो रहीम है दोस्तों वो एक व्यक्ति है, और इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसका दोस्तों केवल लेना एक ही चीज से होता है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं होता। यानी कि हम समझ सकते हैं, अगर देखिए हमें दिक्कत किसमें होती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। देखिए जिस चीज का हम बहुवचन बना दें दोस्तों वो जातिवाचक हो जाएगा, और जिसका बहुवचन हम ना बना पाए वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक है। जैसे हमने कहा गाय क्या है, तो गाय दोस्तों क्या, गाय का बहुवचन बन जाएगा गाय, है ना, तो दोस्तों ये जातिवाचक हो जाएगी ना, इस तरीके से। और दोस्तों आप रहीम का बहुवचन नहीं बना सकते क्योंकि ये एक नाम है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? देखिए कौन,
उसने, कोई, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं सर्वनाम है, मगर 10 गुना दोस्तों ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? कौन सा अव्यय का होता है दोस्तों जिन पर लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता? और आपको बता दें अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ पे समुच्चय बोधक नहीं है, परिमाण बोधक दे दिया, तो यही आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है यह आपको बताना है। तो आपको पता होगा षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति है, का किसमें? संबंध वाला, ठीक है। चलिए अगला है, वह घर से बाहर गया। क्या हुआ कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है दोस्तों? वह घर से बाहर गया, आपको पता है कि उसने कहीं ना कहीं घर से त्याग किया है, यानी कि अलग हो रहा है घर से, तो यहां पर दोस्तों करण ना होकर के अपादान हो जाए। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, बुढ़ापा, निर्धनता या फिर दुर्घटना दोस्तों। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। देखिए बुढ़ापा होता है, दया की जाती है, निर्धनता होती है, दुर्घटना घटती है, तो यानी बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं दोस्तों? तो घीसू और माधव प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र है दोस्तों? देखिए सबका प्रेमचंद जी की कहानियां हैं, तो इसमें से दोस्तों किस कहानी के पात्र है? तो कफन, आपको पता होगा, ठीक है, इसी कहानी के पात्र हैं घीसू और माधव जी। देखिए अगला है क्वेश्चन, खंजन नयन के रचनाकार कौन है? तो आपको बता दें दोस्तों, खंजन नयन के रचनाकार है अमृत लाल नागर जी। और इनके बारे में अगर बात करें तो खंजन नयन दोस्तों ये जीवनी है किसकी है? तो सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की जीवनी है खंजन नयन। और किसने लिखा है? अमृत लाल नागर ने दोस्तों। एक चीज और बता दें, एक दोस्तों इन्होंने जीवनी लिखी है मानस का हंस, तुलसीदास के ऊपर। कौन सी? मानस का हंस है दोस्तों, वो तुलसीदास जी की जीवनी, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए और वही भीष्म साहिनी बात करते हैं दोस्तों, इनकी रचना है तमस। क्या? तमस। बहुत और चीफ की दावत दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राकेश मोहन के बारे में आप जानते होंगे आधे अधूरे, ठीक है। और अमृता प्रीतम दोस्तों ये क्या है? ये आपको पता है, ये पंजाबी लेखिका है। क्या है? पंजाबी लेखिका है। चलिए अगला है, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? क्या? तेरी मेरी उसकी बात, ये किसकी रचना है? तो यशपाल जी की है। दादा कॉमरेड, आपको पता होगा, वो भी इन्हीं की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा। क्या? व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो विधन आप हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा, हमने बताया था कि जब दोस्तों या और वा के पहले कोई आधा वर्ण आता है, वो यण संधि के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, गुणहीन, यानी गुण से हीन दोस्तों। तो यहां पर आपका कारक आ चुका है, कारक चिन्ह आ चुका है, गुण से हीन। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और गुण से हीन दोस्तों अपादान तत्पुरुष वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता है दोस्तों, जो प्रश्न है दोस्तों, इसी में आपका उपसर्ग नहीं है। देखिए इसमें अधि लगा है, इसमें सम लगा है और इसमें प्रति लगा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 96 ए नंबर हो जाएगा। यहां पर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग किया ही नहीं गया है। क्या? कोई भी उपसर्ग का प्रयोग किया ही नहीं गया। तो प्रश्न हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कहे ईश्वरी फाग दोस्तों किसकी रचना है? तो याद रखना मैत्रेयी पुष्पा जी की। किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा जी की। और आपको बता दें मैत्रेयी पुष्पा जी की एक रचना और याद रखना दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुड़िया भीतर गुड़िया। क्या? गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, ठेठ हिंदी की ठाठ दोस्तों, आपको पता होगा ठेठ हिंदी के ठाठ दोस्तों किसकी उपन्यास है? तो आपको पता होगा अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी की है। तो याद रखेंगे ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी लिखा है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। क्या? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसका नाम है प्रिय प्रवास। और दोस्तों इन्होंने लिखा वैदेही वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे वैदेही वनवास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? क्या? सेठ
सेठ बांकेलाल किसकी रचना है दोस्तों? तो याद रखेंगे किसकी है, तो ये भी अमृतलाल नागर की है। और अमृतलाल नागर के बारे में हमने पहले बताया है कि खंजर नयन दोस्तों इन्होंने लिखा है, सूरदास जी की जीवनी लिखी खंजर नयन नाम से, और मानस के हंस नाम से तुलसीदास जी की जीवनी लिखी। अगर और इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों सुहाग के नुपुर हो जाएगा इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। क्या? सुहाग के नुपुर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अमृत और विष, ये चीजें आप याद रखेंगे। और 7 घूंघट वाला मुखड़ा, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर यशपाल की बात करते हैं, ठीक है, यशपाल जी की अगर हम बात कर ले दोस्तों, यशपाल के बारे में बात करते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब यशपाल जी की अगर हम बात करें दोस्तों, इनका एक आपको पता दादा कॉमरेड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या और झूठा सच, ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके, दादा कॉमरेड और झूठा सच, ये जरूर याद रखिएगा। और वहीं दोस्तों बेचन पांडे उग्र की बात कर लें तो चंद हसीनों के खातूत और बुधवा की बेटी चुम्बन, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। और चित्रलेखा, क्या? चित्रलेखा और दोस्तों भूले बिसरे चित्र, ये सब किसके हैं? तो भगवती चरण वर्मा जी के। चलिए अगला है संस्कृत शब्दों से विकसित शब्दों क्या कहते हैं? जो संस्कृत शब्दों से विकसित शब्द हुए हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो संस्कृत शब्द से विकसित हुए हैं दोस्तों, हिंदी में यूज होने लगे हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत भाषा के संस्कृत में यूज हो रहे हैं दोस्तों, वो तत्सम होते हैं, ठीक है। तो याद रखें उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। चलिए अगला है प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो किसका है? ठग का, ठीक है। चलिए अगला है द्विज मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है, यानी कि इनमें से सभी के सभी क्या हैं? द्विज के दोस्तों एक अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। अगला है आर्द्र का विलोम क्या होता है? देखिए आर्द्र मतलब होता है गीला, तो शुष्क हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा दोस्तों। आर्द्र का क्या होता है? शुष्क हो जाएगा, सूखा, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 103 का टी नंबर। चलिए अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 104 का हमारा सी नंबर, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए पूजनीय कैसे गलत लिखा दोस्तों? पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। उज्ज्वल दोस्तों दोनों के दोनों जा क्या होंगे? आधे होंगे, ये आपको पता होगा। और ज्योत्सना में दोस्तों जा आधा होता है और यो होगा, आधा ता होगा, आधा सा होगा और ना हो जाएगा, ये बड़े आ की मात्रा लग जाएगी ना में। तो ज्योत्सना दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। तो हमारा बिल्कुल सही सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, इसमें दोस्तों वाक्य का अगर हम शुद्ध रूप जानना चाहें तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं नमस्कार आदर सहित करता हूं, बिल्कुल गलत है। सादर मैं प्रणाम करता हूं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। मैं आदर पूर्ण कुछ नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल गलत है। मैं सादर नमस्कार करता हूं, ये बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं सादर नमस्कार करता हूं दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। क्या? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया दोस्तों, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, खाए होना चाहिए था। 8-10 क्या होता है? बहुवचन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता दोस्तों, ये बिल्कुल सही लग रहा हमें, ठीक है। दूसरा अगला देखते हैं, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। हल्की सी हवा का एक झोंका नहीं आता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए देते, प्रत्येक, जब ये बहुवचन लगा दे दोस्तों श्रमिक होना चाहिए ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। मूल्य का, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो पूजा के योग्य हो दोस्तों, जो पूजा के योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उसे पूज्य बोलते हैं। क्या होता है? उसे हम पूज्य बोलते हैं। जो पूजा के योग होता है, जो पीने योग्य उसे पेय बोलते हैं, जो देने योग्य उसे देह बोलते हैं, जो खाने योग्य है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम बोलते रहते हैं। अगला है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकोक्ति कही जाती है दोस्तों। जिसके कहीं कोनो जिम्मेदारी ना हुए वही के लिए क्या कहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? कहिए ना, आगे नाथ न पीछे पगाहा। इसके आगे नाथ न पीछे पगाहा, मतलब जहां मर्जी वहां घूमा करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे नाथ न पीछे पगाहा मतलब क्या होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी ही ना होना, ठीक है। चलिए अगला है 109 नंबर क्या है? निम्नलिखित पद्यांश का अलंकार बताइए। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। अब देखिए जन जानो मन मानो आ गया दोस्तों। यहाँ पर कल्पना कर दी गई है कि मानो सावन जैसे झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे हैं मतवाले। देखिए जो झरना है उनके पानी को शून्य भर के दोस्तों हाथी छिड़क रहे हैं और ऐसा लग रहा मानो कि सावन दोस्तों आ गया है और काले काले बादल बरस रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मानो आ गया, तो जन जानो मन मानो
आपको पता होगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो गोदान उपन्यास में दोस्तों शिक्षक पात्र कौन है? तो आपको पता होगा मेहता जी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते दोस्तों 111 से 113 तक दोस्तों गद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर हमें अच्छे से करने हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके तुक हंसने रोने का मर्म समझते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितना रुचि है उतना ही जातियों से नहीं दोस्तों। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जीव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख, हर्ष विवाद और ज्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हों। चलिए, तो इसका 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है। किसके निकट है दोस्तों? मानव के, या फिर विश्वात्मा के, या प्रकृति सौंदर्य के, चराचर जगत के दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके? तो मानव के ही निकट है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि मनुष्य के सर्वाधिक निकट है इसलिए क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के क्या कर रहा है दोस्तों? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। चलिए अगला है वास्तविक इतिहासकार वह है। वास्तविक इतिहासकार दोस्तों वो है जो क्या हो कि जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो दोस्तों, वही क्या है? वास्तविक साहित्यकार है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है बच्चों के प्रति माँ बाप का सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है दोस्तों। माँ बाप का क्या होता है बच्चों के प्रति, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि छोटे बच्चों के प्रति माँ का क्या होता है? वात्सल्य होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो छोटे बच्चों से प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य के रूप में समझते हैं। चलिए अगला है पलक पावड़े बिछाना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पलक पावड़े बिछाना इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत आदर से स्वागत करना। ठीक है, तो ये आपका समझ आइएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ दोस्तों। तो अन्योदर हो जाएगा। जो अन्य उदर है ना, अन्य पेट से, उदर मतलब क्या होता है? पेट, और पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि बोलते हैं, ये आपको पता होगा दोस्तों। जो अन्य भाई होता है, जो अन्य भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है दोस्तों, वो क्या होता है? अन्योदर होता है दोस्तों। जो सगा भाई होता है उसको सहोदर बोलते हैं। जो सेम हृदय से, सेम पेट से दोस्तों, मतलब कि सेम माँ के होते हैं दोस्तों, एक ही माँ के होते हैं, उनको सहोदर बोलते हैं, उनको सगा भाई बोलते हैं। ठीक है, और औरस क्या होता है दोस्तों? विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा अन्य माता से उत्पन्न होगा तो अन्योदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है शाश्वत का विलोम। शाश्वत मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा रहे। ठीक है, शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहे। तो दोस्तों इसका शाश्वत क्या होता है दोस्तों? शाश्वत मतलब क्या होता है? हमेशा रहने वाला, हमेशा, है ना। तो दोस्तों शाश्वत का नश्वर होता है। ठीक, क्या होता है? शाश्वत का नश्वर होता है, क्षणिक हो जाता है ना, क्षणिक भर रहा है दोस्तों, या फिर नश्वर कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 117 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इजाजत का समानार्थी शब्द क्या होगा? इजाजत दोस्तों क्या होता है? इजाजत मिल गई दोस्तों, इजाजत ले ली दोस्तों, यानी कि स्वीकृति ले ली। उत्कंठा क्या होता है दोस्तों? तेज इच्छा, तीव्र इच्छा। रसाल दोस्तों आम का होता है, और सत्यनिष्ठा क्या होता है? ईमानदारी का होता है। चलिए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं दोस्तों? तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए। और आपसे हम कमेंट करेंगे दोस्तों कि तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, उसे राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था? सॉरी, राजभाषा है। ठीक, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है कि व्यंजन दोस्तों खटकोड़ा वाला खा दोस्तों का ऊंचा स्थान है। तो आपको पता होगा लिट रसानाम मूर्धा, यानी ये क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, तो हमें आपको क्या बताना है दोस्तों? जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था?
कब दिया गया था हिंदी को राजभाषा का दर्जा। तो चलिए दोस्तों 120 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हमने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही आप हमें बताइएगा जरूर। और दोस्तों हमारी ई बुक है हिंदी की, अगर उसे आप परचेस करना चाहते हैं उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आपसे परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।